अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एसी सर्किट से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों ने एसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना सीखा है टाइम डोमेन में, फेजर डोमेन में। फिर हम लोगों ने टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में जाना सीखा, फेजर डोमेन से टाइम डोमेन में जाना सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना सीखा। अब इन सबका मकसद क्या था? हमें इनको सर्किट्स में यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें सर्किट में बेसिक्स के तौर पे यूज होंगी। इस वीडियो में हम लोग ऐसी चीजें पढ़ रहे होंगे जो कि डायरेक्टली सर्किट्स के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। किस तरीके से, वो हम जब सर्किट को सॉल्व करेंगे वो समझ में आ जाएगा। मगर अभी ये हेडिंग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फेजर रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट्स। सही है, ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। अभी ये हेडिंग समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग डीसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ असल में आपको क्या बताता है? रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो हमें यही सेम चीज एसी में भी पढ़नी है। हम एसी में पढ़ेंगे कि एक रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज और करंट की क्या रिलेशनशिप होती है, एसी वोल्टेज और एसी करंट की। सही है, एक इंडक्टर के ऊपर एसी वोल्टेज और एसी करंट की क्या रिलेशनशिप होती है, एक कैपेसिटर के ऊपर एसी वोल्टेज और एसी करंट की क्या रिलेशनशिप होती है। और क्योंकि हमें ये बात पता है फेजर वाली वीडियोस से कि एसी वोल्टेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर्स में, एसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर में। सही है, तो हम लोग असल में फेजर वोल्टेज और फेजर करंट की रिलेशनशिप देख रहे होंगे अपने इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, और वो जो फॉर्मूलाज निकल के आएंगे वो हमने सर्किट्स के अंदर यूज करने होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि फेजर रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसके ऊपर आपको फेजर की रिलेशनशिप देखनी है, मतलब फेजर वोल्टेज की और फेजर करंट की आपस में रिलेशनशिप देखनी है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके जो फॉर्मूलाज हैं जो इस रिलेशनशिप से निकल कर आ रहे होंगे, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप देख रहे होंगे एक इंडक्टर के ऊपर। पहले रेजिस्टर के ऊपर नहीं देख रहे, क्योंकि एक चीज है जो इसमें समझानी है, फेज वाला कॉन्सेप्ट, वो इंडक्टर और कैपेसिटर पहले देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एसी करंट और क्योंकि एसी वोल्टेज की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो एसी करंट है, याद करें वो हम लोग पहले कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सबसे पहले टाइम डोमेन में करते थे। तो मेरे पास करंट मौजूद है इंडक्टर का, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये मैंने खुद से सपोज कर लिया। सही है, अब मुझे एक बात पता है, मेरे पास डीसी में एक फॉर्मूला होता था V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। सही है, अब मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे क्योंकि मुझे एसी वोल्टेज और एसी करंट के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं यहाँ पे एसी करंट और एसी वोल्टेज पुट कर सकती हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे एसी करंट की वैल्यू पुट कर देती हूँ जो मैंने अभी लिखी है, और एसी वोल्टेज निकालने की कोशिश करती हूँ इंडक्टर का। सही है, तो कुछ ऐसे हो सकता है, एल डी ओवर डी टी, और आई की इक्वेशन क्या लिख देते हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सही है, अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखें, आई एम जो है वो एज अ कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा एल के साथ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा एल आई एम, और कॉस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे t के साथ ओमेगा लिखा हुआ है, और क्योंकि मैं t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो बाहर ओमेगा भी आ जाएगा एज इट इज। भाई याद करें, अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करते हैं x के लिहाज से तो आंसर क्या आता है, 2 आता है ना। इसी तरीके से ओमेगा t को जब आप कर रहे हैं तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बाहर निकाल लें, ओमेगा एल आई एम, और ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक बात बताएं, मैंने करंट कैसे पुट किया था? मैंने करंट कॉस में पुट किया था। क्या ये सही बात है कि मैंने कॉस में पुट किया और मुझे वोल्टेज में आंसर मिल रहा है साइन में? हमें वोल्टेज भी कॉस में ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस माइनस साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस साइन ओमेगा टी वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सही है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ओमेगा एल आई एम, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस 5। एंगल में हमारे पास क्या ऐड हो जाता है, 90 डिग्री ऐड हो जाता है, बस ये याद रखें। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री को खुद से ऐड कर दिया।
ये असल में मेरा वोल्टेज निकल के आया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस वोल्टेज में और ये जो मैंने करंट दिया था, इसमें बुनियादी फर्क मुझे क्या दिख रहा है? एक तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो करंट का फेज एंगल था वो था फाई, और मेरा जो वोल्टेज का फेज एंगल है वो है फाई प्लस 90। अब ये दिखने में ऐसे मतलब दिखने में लग रहा होगा एक बहुत सिंपल सी चीज है, मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसी सर्किट का। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब ये है, यहाँ पे हम वेवफॉर्म बनाते हैं, मतलब हमारा जो करंट है ना उसका जो फेज एंगल है वो प्लस फाई है। मतलब प्लस जब होता है तो हमें पता है कि वेवफॉर्म पीछे से स्टार्ट होती है, जीरो से। सही है, इसका फेज एंगल क्या है? प्लस फाई। और जो वोल्टेज है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसका जो फेज एंगल है वो फाइव प्लस 90 है। प्लस 90 मतलब और पीछे। अब अगर आपको इस बात को समझने में प्रॉब्लम हुई है ना कि मैंने ये वेव फॉर्म कैसे बनाई है, तो आपको वो लीडिंग और लैगिंग वाली वीडियो ठीक से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 प्लस 90 है इसका फेज है। क्या पता चल रहा है इसको देख के? वोल्टेज की वेव फॉर्म पहले स्टार्ट हुई है, करंट की वेव फॉर्म बाद में स्टार्ट हुई है। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ये भी कैसे पता चला मुझे? लीडिंग और लैगिंग वाली वीडियो देख। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि मेरा जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट से। वोल्टेज आगे चलता है, 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज। सही है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी एक लॉजिकल रीजन भी है। देखिए, इंडक्टर का असल में काम क्या होता है, अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक साइड पढ़ेंगे ना तो इंडक्टर क्या होता है? कॉइल होती है। ठीक है, और उसका काम ये होता है कि वो करंट के चेंज को रोकती है। मतलब लेट सपोज आपके सर्किट में करंट बहुत तेज हो गया ना, तो वो चेंज नहीं होने देगा करंट को। तो वो जब करंट को रोक रहा है चेंज होने से, तो कोई तो चीज उसके अंदर चेंज होगी ना जल्दी जल्दी, तो वो वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसलिए वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले स्टार्ट हुई है, वोल्टेज लीड कर रहा है। सही है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स नहीं पढ़ा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना समझें कि वोल्टेज लीड करता है करंट, सॉरी इंडक्टर में। सही है, तो अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है जो कि हमारे सर्किट में यूज हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम वो निकाल लेते हैं। अच्छा, तो देखिए, अभी हम लोगों ने करंट को पुट करके इंडक्टर का वोल्टेज निकाला था, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट हम लोगों ने टाइम डोमेन में देखा, और मुझे असल में फेजर करंट और फेजर वोल्टेज की रिलेशनशिप देखनी थी। सही है, तो अगर मैं इसको फेजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो फेजर हमें क्या बोलता है कि कॉस से जो पहली चीज लिखी हुई है वो आपका मैग्नीट्यूड है। सही है, और ये जो लिखा हुआ है ना ये आपका फेज एंगल है। तो मैं इस वोल्टेज का, जो इंडक्टर का वोल्टेज है, इसका फेजर में इस इक्वेशन से आसानी से लिख सकती हूँ। सही है, ओमेगा एल आई एम, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका जो हमारे पास एंगल है वो 5 प्लस का 90 डिग्री है। फेजर यही तो होता है, पोलर फॉर्म यही तो होती है। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ना, ये चीज मेरे पास कैसे आई होगी? आई एम 5 प्लस 90 डिग्री कैसे आया होगा? अगर मैंने आई एम एंगल 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 1 एंगल 90 डिग्री से, तो आई एम 1 से मल्टीप्लाई होकर आई एम आ जाएगा, और एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लीकेशन अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, फेजर वोल्टेज को अपने ओमेगा एल आई एम एंगल 5, सही है, और 1 एंगल 90। भाई देखिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ऊपर वाली चीज ही आ जाएगी। ये जो 1 एंगल 90 है, ये हम कुछ कहते थे, याद करें ये क्या चीज होती है कॉम्प्लेक्स में? ये जे के बराबर होता है। तो V बराबर आ जाएगा आपके पास जे ओमेगा एल और आई एम एंगल 5 के। आई एम एंगल 5 क्या होता है, याद करें? फेजर करंट होता है, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा V फेजर का, जे ओमेगा एल फेजर का आई। रिलेशनशिप हमने निकाल लिया। अब याद करें, क्या आप इसको ओम्स लॉ से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी तो कुछ ऐसी होता था, V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता था? रास्ते में रुकावट। सही है, तो ये जो है ना, ये आपके फेजर करंट के रास्ते की रुकावट है, और ये इंडक्टर के ऊपर निकाला है, तो इंडक्टर भी तो कुछ ना कुछ रुकावट कर रहा है ना आपके करंट के रास्ते में, तो ये वो रुकावट है। और इसको हम आगे जाके नाम भी देंगे, मगर वो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। सही है, मगर अभी के लिए आप ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप निकाला है। बिल्कुल सेम काम हम लोग कैपेसिटर के ऊपर करेंगे, रेजिस्टर के ऊपर करेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो कैपेसिटर और जो रेजिस्टर है वो बिल्कुल हल्का है। तो अब हम वो वाला काम करके देखें। अब देखिए, हम लोगों ने जो काम इंडक्टर के लिए
किया था, हम वही सेम काम कैपेसिटर के लिए भी करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल टू सी dV ओवर dt। सही है, अगर मैं अज्यूम करूंगी मेरे कैपेसिटर का वोल्टेज है V इक्वल टू VM cos ओमेगा t प्लस फाइव, और मुझे इसका करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, वोल्टेज को डिफरेंशिएट करूंगी। सही है, तो वोल्टेज का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, VM एज इट इज आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा बाय एज इट इज आ जाएगा क्योंकि टी के साथ लिखा हुआ था। सही है, तो ये हो जाएगा dv ओवर dt। ओमेगा को हम VM के साथ रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप एक बात बताएं, मैंने वोल्टेज दिया था इसको कॉस में और ये मुझे करंट निकाल के देगा साइन में, तो ये तो गलत है, हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जब हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा m कॉस ओमेगा t प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री। सही है, तो ये जो आंसर आया है वो dv ओवर dt का आया है, तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास करंट का आंसर आ जाएगा c, और dv ओवर dt की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, cos ओमेगा t प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री। ये मेरे पास करंट का आंसर आया है। एक बात बताएं, मैंने वोल्टेज का जो इसको फेज एंगल दिया था वो फाइव दिया था, और ये मुझे करंट का फेज एंगल दे रहा है 5 प्लस 90 डिग्री। तो इस बात का मतलब ये है कि मेरा जो वोल्टेज है वो स्टार्ट हुआ था 5 से। सही है, और मेरा जो करंट है वो स्टार्ट हो रहा है 5 प्लस 90 से। तो ये तो क्या पता चल रहा है यहाँ, आपका जो करंट है वो पहले स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज बाद में स्टार्ट हुआ है, मतलब आपका करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। सही है, और कितने फर्क से, बाय 90 डिग्री। यही सेम चीज इंडक्टर में हुई थी, 90 डिग्री के फर्क से लीड किया था, मगर वहां पे करंट ने लीड नहीं किया था, वहां पे वोल्टेज ने लीड किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है, अब देखें यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना था, हमें फेजर रिलेशनशिप निकालनी है करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, मेरे पास करंट का आंसर आ गया है। सही है, मैं इसको कह सकती हूँ कि जो मेरे पास सी ओमेगा एम है ये मेरा मैग्नीट्यूड है करंट का। तो अगर मैं इस करंट को फेजर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड करके लिख सकती हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिख देती हूँ सी ओमेगा वी एम, और इसका जो पोलर फॉर्म में अगर मैं इसका एंगल लिखना चाहूँ तो वो 5 प्लस 90 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का करंट आ गया था, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। तो आई हमारे पास बराबर हो जाएगा सी ओमेगा, वी एम एंगल 5 को मैं अलग से लिख सकती हूँ, और जो है 1 एंगल 90 को मैं अलग से लिख सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडक्टर में किया था। भाई देखें, अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो Vm 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 में 90 ऐड हो जाएगा, तो वापस वही ऊपर वाली चीज ही बन जाएगी। सही है, तो ये हो जाएगा आई हमारे पास बराबर हो गया सी ओमेगा। ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, फेजर वोल्टेज के, ठीक है, और 1 एंगल 90 किसके बराबर होता है, जे के। अब मुझे क्या निकालना था, वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप निकालना था, मगर ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आई डिवाइड बाय ओमेगा सी जे। सही है, तो ये हमारे पास वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप निकल कर आ गया है एक कैपेसिटर के ऊपर। सही है, और आप इसको जे ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें। तो ये हमने देखा कि हमने किस तरीके से करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप निकाला है एक कैपेसिटर के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर। अब यही सेम काम हमें रेजिस्टर के ऊपर करना है। अब देखिए रेजिस्टर के ऊपर इतना आसान है ना ये, क्योंकि रेजिस्टर के ऊपर V इक्वल टू आई आर है। सही है, और आप आई की जो वैल्यू पुट करेंगे ना V का भी वही फेज निकल कर आएगा। मतलब कि अगर मैं आई की जगह पुट करूं आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से, ये निकल के आ गई V की वैल्यू। अब आप एक बात बताएं, मैं इसको कितनी आसानी से लिख सकती हूँ फेजर फॉर्म में। V को जब हम फेजर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो R, और ये हो जाएगा आई एम एंगल 5। इस पूरी चीज को मैं फेजर करंट कह सकती हूँ, तो V बराबर हो गया मेरे पास R I के। तो रेजिस्टर के लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ओम्स लॉ होता है बस उसको सिंपल आप वोल्टेज को फेजर वोल्टेज में लिखते हैं और करंट को फेजर करंट में लिखते हैं। सही है, अब मैंने पहले इंडक्टर और कैपेसिटर क्यों समझाया, हमने उसमें लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब रेजिस्टर में देखें, जब मैंने यहाँ पे आई का
फेज एंगल जो है वो फाई पुट करा तो मेरे पास वोल्टेज का फेज एंगल भी क्या निकल के आया, फाई निकल के आया। तो ये समझाना था कि जो रेजिस्टर है ना उसमें वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है सेम होता है, सेम होता है, मतलब कि ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि हमने ये लीडिंग और लैगिंग वाले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी आपके पास फेज डिफरेंस नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेव्स इन फेज हैं। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि आपके रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होता है। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अब आपको अगर आप इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं। इंडक्टर वाला फॉर्मूला जो आपने निकाला, कैपेसिटर का ये वाला फॉर्मूला और रेजिस्टर का ये वाला फॉर्मूला, बस। सही है, और इसका आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। किस तरीके से काम आएगा वो जब हम सर्किट्स में अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।